हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम अगेन टू माय चैनल जीएस एजुकेशन पॉइंट। जैसे कि बच्चे हम आपको पता है कि आपके लिए रिवीजन सीरीज लेके आ चुके हैं। ओके, तो लास्ट वीडियो में बेटा हमने ना चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन पार्ट आपको एक्सप्लेन किया था। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो प्रीवियस ईयर आपके आए हुए हैं और जिसके चांसेस आपके एग्जाम्स में आने हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो आपका ये चैप्टर पूरा अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वन बाय वन क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन बेटा यहाँ पर क्या बोला गया है कि इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट देन द लाइंस विल बी। देखो, मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था, कंसिस्टेंट का मतलब होता है जिसके कुछ सॉल्यूशंस निकलते हैं, चाहे वो एक सॉल्यूशन हो चाहे वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो आपको पता है एक सॉल्यूशन कब आता है जब इंटरसेक्टिंग ग्राफ आपका होता है, और इनफाइनाइटली कब आता है जब कांस्टेंट लेंथ होता है। तो इसका मतलब क्या है, गिवन इक्वेशंस आपकी कंसिस्टेंट तभी होंगी जब उनका ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग होगा और कांस्टेंट लेंथ आपका होगा। इट्स क्लियर, दैट्स गुड। दूसरा क्वेश्चन बेटा, पेयर ऑफ इक्वेशंस आपको गिवन है, y आपको दे रखा है कितना, जीरो। तो y आपको गिवन है जीरो, तो ये आपका 0 पॉइंट हो गया। और क्या गिवन है, y हमें गिवन है -7। तो बता रहे हैं कि इसके वन सॉल्यूशन है, टू सॉल्यूशन है, इनफैक्ट माइनस सॉल्यूशन या एक भी सॉल्यूशन नहीं है। अगर y 0 है तो इसका मतलब बच्चे वो आपकी जो आएगी किस कौन से एक्सिस पे आएगी, वो एक्स एक्सिस पे आएगा आपको ग्राफ। भाई ये आपको y दर्शाएगा। ठीक है, और अगर y की वैल्यू बच्चे -7 हम लेके चलते हैं तो इसका मतलब जो ग्राफ हमारा बनेगा दैट विल बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? तो इसका मतलब ये हुआ इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे एक दूसरे को, है ना। क्योंकि y आपका जीरो है, y जीरो का मतलब है कि x की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ आपका तो ये जाएगा ओरिजिन से होता हो जाएगा आपका। ठीक है, और दूसरा जो आएगा आपको -7 से होता हो जाएगा। तो इसका मतलब दोनों के दोनों आपस में क्या पैरेलल है, तो इसका मतलब ये आपको कोई भी सॉल्यूशंस नहीं देगा। परफेक्ट, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल्स टू a एंड y इक्वल्स टू b ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइंस विच आर पैरेलल इंटरसेक्टिंग कांस्टेंट इंटरसेक्टिंग। ओके, देखो बोला क्या गया बच्चे, सपोज कीजिए मेरे पास दो एक्सिस है आपके पास, ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी क्या है, वाई एक्सिस है। आपको क्या बोल रहे हैं कि अगर x हमारा a है तो x हमारा a है, तो ऑब्वियसली बात है x के ऊपर कहीं लाई करेगा आपका, है ना। तो अगर इस तरीके से कभी भी इक्वेशन दी जाती है ना, तो उसका मतलब क्या है, x तो वैल्यू फिक्स है लेकिन y की वैल्यू जो है फिक्स नहीं है। तो उसका मतलब ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, x इक्वल्स टू a वाला, डन। दूसरा बोला गया y इक्वल्स टू b दे रखा, तो b अगर सपोज कि यहाँ पर आ रहा है तो y इक्वल्स टू b हमारा बनेगा पैरेलल टू द x एक्सिस बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों के दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक्स आपका ए है और बी अब वाई आपका बी है। तो इंटरसेक्टिंग एट ए कॉमा बी, दैट्स इट। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, क्या है, इफ द लाइंस गिवन, आपको दो लाइंस गिवन है, एक ये लाइन गिवन है और आपको एक लाइन गिवन है, और ये दोनों के दोनों लाइंस के आपस में पैरेलल है। तो बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। तो आपको याद है बच्चे, मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि पैरेलल कंडीशन के लिए क्या होता है, एक्स के कोफिशिएंट्स का जो रेशियो हमारा होता है वो किसके बराबर होता है, y के कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन लेकिन कांस्टेंट टर्म के रेशियो के बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो बेटा ये तो हो गया हमारा a1 और ये हमारा हो गया a2। ये हमारा क्या बचा 2k की वैल्यू, ये हो गया हमारा b1 और ये 5 हमारा हो गया b2। ठीक है, तो पुट द वैल्यू, आपको पता चला बेटा a1 कितना है, 3 है, a2 हमारे पास कितना है बच्चे, 2 है, b1 आपका 2k है और b2 हमारा 5 है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करने में तो आप एक्सपर्ट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4k इक्वल्स टू 15। तो दैट मीन्स k शुड बी इक्वल्स टू 15/4। तो k की वैल्यू आपकी आ जाएगी 15/4। ठीक है, तो ये कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है, कहाँ पर आपके पैरेलल लाइंस होती हैं, कहाँ पर कांस्टेंट लाइंस होती हैं और कहाँ पर आपके इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। अगर आपको कंडीशंस पता है तो आप जो है इजीली इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया इतनी बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आप एक बार। आपको क्या निकालना है, सी की वैल्यू निकालनी है और बोला गया है कि ये दोनों के दोनों जो इक्वेशंस आप किए हैं इसके कितने सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। अब इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस के आपको याद है एक्स के कोएफिशिएंट का रेशियो, वाई के कोएफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म के रेशियो जो होता है क्या होता है, इक्वल होता है। अब यहाँ पर देखो बेटा a1 कितना है, a1 आपका है c, a2 कितना आपका 6। ठीक है,
और वो कितना है आपका b1 आपका माइनस का 1 है और ये आपका b2 माइनस का 2 है और ये आपका 2/3 आपका है। ठीक है, अब ध्यान से देखना बेटा बात को। अब यहाँ पर हमने देखा कि c अपॉन में 6 तो आपका आ रहा है, 1 अपॉन में 2 आपका ये आ रहा है b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन में c2 कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। तो यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर जो बेटा b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 जो है आपस में इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब गिवन इक्वेशंस के इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस तो नहीं हो सकते हैं ना। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं आएगी आपकी किसकी c की, नो वैल्यू। क्यों नहीं आएगी, बिकॉज भाई ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना। आपको जो कंडीशन बोली गई है कि इसके इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, तो हमने अभी चेक किया यहाँ पर कि b1 अपॉन में b2 हमारा जो है c1 अपॉन में c2 के बराबर नहीं आ रहा, बल्कि कंडीशन क्या होती है, ये कंडीशन होती है। ठीक है, इसीलिए इसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी। परफेक्ट, दैट्स गुड। अब अगला क्वेश्चन बेटा बोला गया है, वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज इतना। देखो डिपेंडेंट ना बेटा उसको बोला जाता है जो कॉन्स्टेंट लाइंस होती हैं आपकी। ठीक है, मतलब जिसमें आपको ध्यान रखना है ये वाली कंडीशन में इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन वाली, a1 अपॉन में जो हमारा a2 है किसके बराबर होना चाहिए आपका, b1 अपॉन में b2 के बराबर, और ये होना चाहिए हमारा c1 अपॉन में c2 के बराबर होना चाहिए। तभी वो क्या होंगे, आपके डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशंस होंगे, अदरवाइज वो इंडिपेंडेंट भी हो सकती है। ठीक है, ओके। अब देखना बेटा यहाँ पर ध्यान से, आपको पहली इक्वेशन ये गिवन है, आपको ऐसी दूसरी कंडीशन देखनी है जो इसको सेटिस्फाई करेगा। अब देखो बेटा अगर यहाँ पर क्या आपका a1 कितना है, a1 आपका माइनस का 5 है। ठीक है, और a2 कितना आपका, देखो a1 आपको हो गया माइनस का 5 दे रखा आपको a1 आपका है माइनस का 5, b1 यहाँ पर क्या आपका 7 है और c1 यहाँ पर क्या आपका 2 है। तो आपको क्या करना है कि सेम रेशियो आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर अगर लेते हैं पहली वाली इक्वेशन अगर चेक करते हैं तो ये आएगा आपका -1/2 आएगा और ये प्लस का 1/2 आएगा, तो पहला वाला तो केस नहीं होगा। सेकंड वाले को चेक करें तो ये 1/2 आ रहा है, ये आपका -1/2, तो ये भी नहीं होगा आपका। थर्ड वाली कंडीशन में ये आपका 1/2 आ रहा है, ये 1/2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है ना बेटा, अगर हम इसको ऐसे लिख के लिखते हैं -5x + 7y -2 cos 3 लेके चलते हैं और उसको कंपेयर करते हैं, तो रेशियो तो आपको 1/2 आ रहा है, b1/b2 का 1/2 आ रहा है, लेकिन c1/c2 का आपको -1/2 आ रहा है। तो लास्ट वाली जो कंडीशन है बेटा डी वाला ऑप्शन वो करेक्ट हुआ। कैसे होगा देखो, अगर मैं a2 को लेता हूँ बेटा यहाँ पर 10, b2 हमारे क्या -14 और c2 हमारे कितने यहाँ पर -4 है। ठीक है, अगर हम इनका रेशियो लेंगे तो हमारे पास रेशियो कितना आएगा, रेशियो हमेशा क्या आएगा इसमें आपका, क्या आएगा बच्चे, देखो। ठीक है, तो रेशियो हमारा आ रहा है यहाँ पर 1/-2 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों जो इक्वेशन हमारी है, ये वाली इक्वेशन डी वाली, ये क्या होगा, डिपेंडेंट होगी गिवन इक्वेशन। ठीक है, बस ये समझना था आपको। डन, दैट्स गुड। ओके, अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोला गया है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। द फादर्स एज इज 6 टाइम्स हिज सन्स एज। ओके, सही, अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर ना बेटा आपको क्या करना पड़ता है, लेट करना पड़ता है ना। सॉल्यूशन मान के चलते हैं, लेट द एज ऑफ सन, सन की एज को मान लेते हैं हम x ईयर्स मान लिया हमने, वेरी गुड। एंड फादर्स की एज को मान लेते हैं, एंड द एज ऑफ फादर भी y ईयर्स मान लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी, अब बोला क्या कि फादर की जो एज है यानी कि y जो हमारे पास है वो 6 टाइम्स है सन की एज से, तो यहाँ से आएगा y - 6x इक्वल्स टू हमारे पास 0 आ जाएगा, तो इट विल बिकम्स द फर्स्ट इक्वेशन, नो डाउट, दैट्स गुड। अभी कह रहा 4 इयर्स हैंस, मतलब 4 साल बाद जो एज होती है फादर की वो हो जाती है 4 टाइम्स द सन एज। अच्छा, तो यहाँ पर लिखा 4 इयर्स हैंस, तो सन की एज कितनी हो जाएगी बेटा 4 साल बाद, सन की एज हो जाएगी, अभी x है ना तो x + 4 हो जाएगी, और फादर्स एज कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी y + 4। ठीक है, अब क्या बोला गया, अब बोला गया है कि हाँ फादर की एज जो है 4 साल के बाद वो 4 टाइम्स हो जाएगी सन की एज से। ठीक है, अच्छी बात है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा y + 4 शुड बी इक्वल्स टू 4x + 60। अब इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा y
माइनस 4x, ठीक है। आप 16 बटा 13 लिखे होगा तो ये होगा 4 माइनस 16 कितना आएगा आपको, माइनस का 12 आएगा, या फिर ऐसे लिखो बेटा 16 माइनस 4। दिस इंप्लाइज दैट y माइनस 4x इक्वल्स टू 12। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। अब बात आती है बेटा सॉल्यूशंस की, मतलब हमें क्या बोला गया, फादर और सन दोनों की एज हमें फाइंड आउट करना है। तो एक तरीका तो बेटा क्या है कि आप कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हो वैसे तो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड कर देता हूँ। अब एक काम करो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो 2 से, या 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो फर्स्ट से, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम लिखा y माइनस 4x इक्वल्स टू 12 में से अगर हम y माइनस 6x इक्वल्स टू 0 को माइनस कर दे, तो आपको पता है पहले साइन चेंज होते हैं, y से y कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 2x इक्वल्स टू 12, देन आपको यहाँ से मिल जाएगा x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 6 ईयर्स, ठीक है। तो सन की एज तो बेटा होगी 6 होगी, ठीक है। और फादर्स एज कितनी हो जाएगी, फादर्स एज कितनी थी, 6 टाइम्स थी, तो 6 टाइम्स ऑफ x इक्वल्स टू 6 इंटू x, 36 ईयर्स। ओके डन। तो इसका मतलब सन की एज 6 ईयर्स है और फादर की एज कितनी है, 36 ईयर्स है। तो आपको आई थिंक ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। किसी किसी बच्चे की ना माइनस में भी आती है एज, हाँ, कभी कभी कैलकुलेशन करते हैं ना तो फादर की एज से ज़्यादा सन की एज आ रही होती है, या फिर एज नेगेटिव में आ रही होती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप कैलकुलेशंस में, इस टाइप की मिस्टेक्स ना करें, ओके। दैट्स इट। चले अगले क्वेश्चन की तरफ, लेट्स कंटिन्यू। देखो बच्चे, अगला क्वेश्चन जो आपका है ये भी बड़ा प्यारा सा लग रहा है, देखो एक स्क्रीन पर एक बार देख लिया आपने, है ना, बड़ा प्यारा। देखो क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है और दूसरी इक्वेशन हमारी ये है, इन दोनों इक्वेशन के क्या है, यूनिक सॉल्यूशन से, क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। तो बताइए इनके कोएफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन होगा। अब आपको पता है यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन में जो हमारा होता है a2, उसको हम b1 अपॉन में b2 के बराबर नहीं होता है बात का, ओके। तो कंपेयर किया जाता है, यहाँ पर a1 की जगह पे क्या बच्चे a है आपका, पुट द वैल्यू, दिस इंप्लाइज दैट, और a2 की जगह पे क्या l है, तो पुट द वैल्यू, दैट्स गुड। नॉट इक्वल्स का साइन लगाएंगे हम, b1 की जगह पे आपका b है और b2 की जगह पे आपका m है। तो आपको पता है जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हो जाते हैं a इंटू m, ये हमारा am नॉट इक्वल्स टू बी एल। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है। समझ में आ गई बात, ठीक है। समझ आ रहा है तो बेटा आप ना जरूर लाइक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है। क्वेश्चंस की पीडीएफ भी मैं आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, सो दैट आप जो है क्वेश्चंस को भी आराम से देख सकते हैं, ठीक है। ओके, अब देखो बेटा ये जो क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 9, इससे बोला कि ट्राइंगल आपके पास है, ठीक है। तो ट्राइंगल आप बना लेंगे अच्छे से, ठीक है। इसका नाम दे दिए ए बी सी, और हमें मेंशन है कि यहाँ पर क्या गिवन है बच्चे, कि जो हमारा एंगल सी है वो क्या है, 3 गुना है एंगल बी का, अच्छी बात है। और एंगल सी जो हमारा है वो 2 गुना भी है आपका एंगल ए प्लस एंगल बी का, अच्छी बात है। अब क्या बोला गया, आपको निकालना क्या है, एंगल्स निकालने, ए बी सी कितने कितने डिग्री के होंगे, ठीक है। देखो आपने बच्चे कंडीशन पढ़ी थी, आपको याद होगा कि एंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस प्लस एंगल सी। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है बच्चे, 180 डिग्री होता है एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर ट्राइंगल, ये तो आपको पता है, एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्राइंगल, ठीक है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, है क्या, नहीं ना, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपको पता है कि भाई जो सी है, सी को आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और ये भी एक रिलेशन आपको देगा सी के साथ, ठीक है जी, अच्छी बात है, ओके डन, दैट्स इट। तो ये जो कंडीशन गिवन है, एक काम कर सकते हैं बच्चे, आप यहाँ पर आपको पता है कि जो हमारा एंगल सी है वो ये भी है, वैल्यू हमारी ये भी है, तो हम इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं, इनको इक्वेट करके, तो हम लिख सकते हैं 3 थ्राइस ऑफ एंगल बी should be equals to 2 times of angle A प्लस में 2 times of angle B, होगा कि नहीं होगा, देखो है ना।
तो यानी कि यहाँ से मिल जाएगा कि थ्राइस ऑफ एंगल बी माइनस में ट्वाइस ऑफ एंगल ए शुड बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए। ठीक, तो यहाँ से मिल गया एंगल जो हमारा बी है, सॉरी यहाँ पर बी आएगा ना, हाँ बी आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एंगल जो बी हमारे पास आ जाएगा दैट शुड बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए। ठीक है जी, वेरी गुड। आपको मेंशन किया बेटा एंगल सी जो 3 टाइम्स है, तो एंगल सी को भी हम ए के टर्म्स में लिख सकते हैं इस तरीके से, 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी, बी की जगह पर लिखेंगे ट्वाइस ऑफ एंगल ए। तो इसका मतलब ये एंगल सी हमारा 6 टाइम्स हो गया एंगल ए का। और अभी हमने क्राइटेरिया सीखा था क्या बच्चे, कि तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो आप एक काम कर सकते हैं, लिख सकते हैं एंगल ए की जगह पर तो बेटा एंगल ए रहेगा आपका, एंगल ए की जगह पर एंगल ए रहेगा, बी की जगह पर आप लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल ए, और सी की जगह पर लिख सकते हैं आप 6 टाइम्स ऑफ एंगल ए, दैट शुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से मिलेगा 6 + 2 + 1 यानी कि 9 टाइम्स ऑफ एंगल ए हमारा आ जाएगा कितना, 180 डिग्री के बराबर। तो दैट मीन्स एंगल जो हमारा ए होगा वो हो जाएगा हमारा 9 × 2 = 18 होता है, यानी कि 20 डिग्री के बराबर आएगा। अगर एंगल ए हमारा 20 डिग्री है तो दैट मीन्स एंगल बी हमारा हो जाएगा 40 डिग्री, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए, 40 डिग्री, दैट्स गुड। और एंगल सी निकालना है तो वो 6 टाइम्स हो जाएगा हमारा एंगल ए का। So that is equals to 6 multiplied by 20, 120 डिग्री के बराबर। तो अब चेक कर लीजिए बेटा कौन सा ऑप्शन आपका सही आ रहा है। एंगल ए आपका कितना 20 डिग्री है, एंगल बी आपका कितना 40 डिग्री है, और एंगल सी कितना आपका 120 डिग्री है। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप जो है क्या करेंगे, लाइक जरूर करेंगे, अगर नहीं समझ में आया है तो फिर कमेंट करके जरूर बता के जाएंगे। डन, परफेक्ट, दैट्स गुड। ओके, क्वेश्चन को बेटा ना आप भी खुद ट्राई करिए सॉल्यूशन देखने से पहले, ठीक है, सो दैट आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएगा आराम से। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन नंबर 10 की जब बात करें हम, इसमें क्या बोला गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, फॉर विच वैल्यू ऑफ पी, पी और क्यू की किस वैल्यू पर गिवन इक्वेशंस के पास क्या होंगे, इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो हमें बच्चे पहले से इक्वेशन गिवन है, ये दो हमें इक्वेशंस गिवन है। तो पहले तो हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 वो सब निकाल करके उनका रेशियो इक्वल करेंगे। आपको पता है फॉर इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन कंडीशन ये होती है a1/a2 जो हमारा होता है वो हमारा होता है b1/में b2 के बराबर होता है कि नहीं होता है, और ये होता है हमारा c1/में c2 के बराबर होता है। क्लियर, दैट्स इट। अब यहाँ पर a1 कितना है बेटा आपका 4 है, ठीक है, a2 कितना आपका 2p प्लस में 7k है, 7q है, और b1 कितना है आपका 5, b2 में दे रखा है p प्लस 8q, अच्छी बात है। और c1 यहाँ पर बेटा अगर इसको बेटा ना जनरल फॉर्म में लिखे तो हमारे पास आता है 4x प्लस में 5y, और 2 इधर आएगा माइनस में जाएगा आपका, और सेकंड वाले को हम लिख सकते हैं सर 2p प्लस 7q इंटू x प्लस p प्लस 8q इंटू वाई माइनस में 2q माइनस p प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे तो बेटा माइनस में आ रहा है आपका c1 c2, ठीक है, तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों के दोनों क्या राइट हैंड साइड में, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है बच्चे, पार्टी है ना, समझ में बात आती। ओके, अब देखो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको बोला गया है ये ना बेटा क्यू है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, ये है क्यू। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, आपको पता है आपको P और Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये कैसे करेंगे, देखो आपको पता है दो कंडीशन दे रखी है, ये वाली देखो आपको पता है ये दोनों को एक साथ ले लो आप, या फिर इन दोनों को एक साथ ले लो। ठीक है, तो यहाँ से दो इक्वेशन बन जाए, देखो पर हम दोनों के लेते हैं, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 4p प्लस में 32 इक्वल्स टू 5 2 10, 5 7 35 क्यूब। अब p वालों को आप एक साथ लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से ही मिलता है
ये तो रहेगा बेटा 0 इक्वल्स टू मिलेगा 10p माइनस से 4p आपका जाएगा 6p, देखो मैं डायरेक्टली करके बता रहा हूँ आपको। और यहाँ पर आएगा 35 माइनस 32, तो आपका आएगा 3q आएगा। तो उसको लिखेंगे हम ऐसे बेटा, देखो अपना एक तो आपका यहाँ से 3 भी कॉमन आ जाएगा, तो बन जाएगा आपका 3 कॉमन में 2p प्लस q इक्वल्स टू 0। तो दैट मीन्स फर्स्ट इक्वेशन आपको बन जाएगी 2p प्लस q इक्वल्स टू 0। दैट विल बी इक्वेशन नंबर 1। अब इन दोनों को एक साथ दो बेटा, इन दोनों को अगर एक साथ कंसीडर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपका आएगा 5 टू द 10p माइनस में 5 और 10q, ये आपका 10q माइनस में 5p प्लस 5 इक्वल्स टू 2p प्लस 16q। अब देखो ये तो हमारे पास होगी बेटा, इनको एक साथ लेंगे तो जाएगा हमारे पास 10q माइनस में 16q माइनस का 5p माइनस 2p प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो जाएगा प्लस माइनस 6q माइनस 7p प्लस 5 इक्वल्स टू 0। एक काम करो, माइनस को कॉमन निकाल, तो माइनस कॉमन निकाल तो आएगा 6q प्लस में 7p हो जाएगा आपका, और ये माइनस का 5 हो जाएगा, तो इधर जाके आ जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा। कोई डाउट? देख लो बेटा, चेक कर लो। तो ये बन गया आपकी बेटा दो इक्वेशंस बन गए। अब हमें क्या करना है, पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो या तो फिर बेटा आप एलिमिनेशन मेथड लगा दो या फिर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो। तो पहले एक काम करो, यहाँ से ना एक काम करते हैं, क्यू को निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ पी की टर्म्स में। तो आपको पता है जब पी की टर्म्स में आप इसको निकालोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस का 2p आ जाएगा ना इक्वल करने पे। तो उसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 6 क्यू की जगह पर आपका आएगा माइनस 2p प्लस में 7p इक्वल्स टू 5, आएगा माइनस 5। ओके, तो आपका आएगा माइनस p इक्वल्स टू आपका आएगा 5, यानी कि p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस की 1 आ जाएगी। ठीक है, अगर p की वैल्यू -1 है तो दैट मींस q शुड बी इक्वल्स टू -2 मल्टीप्लाई में p की वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू 2। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इनको सॉल्व करना है, क्राइटेरिया बस ध्यान रखना है किस तरीके से उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी न्यूमेरिकल जो है इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चा पार्टी, समझ गए बात? ठीक है, तो उसको आप नोट कर सकते हैं। अदरवाइज मैं पीडीएफ भी जो है आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा जिस सजेशन पॉइंट पे। ठीक है, तो वहां से आप जो है पीडीएफ को देख सकते हैं। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, आपको क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। इन क्वेश्चंस को क्या करना है, आपने सॉल्व करना है। और बेटा इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिल रहे हैं एग्जाम में मोस्टली टाइम्स। ओके, और इसमें कंफ्यूजन होती है, कैसे कंफ्यूजन देखो ध्यान से बेटा, यहाँ पर x का ऑप्शन 21 है, यहाँ पर y का ऑप्शन 21 है, यहाँ y का ऑप्शन 47 है, यहाँ पर x का ऑप्शन 47 है। जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आए कि जो x का ऑप्शन है पहली वाली इक्वेशन में और वो y का ऑप्शन सेकंड वाली इक्वेशन में या वाइस वर्सा, तो आपने करना है क्या है, इन इक्वेशंस को या एक बार आपने ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो वहां से आपके दो इक्वेशंस आएंगे, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, देखो कैसे, पहले एक काम करो, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 लिया आपने और ये बन गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, दोनों को अगर हम ऐड करते हैं हमें मिलेगा 2x प्लस 47y इक्वल्स टू 110। सेकंड क्वेश्चन की 47x 21y इक्वल्स टू 160। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 व्हाट विल गेट, जाएगा आपका 2 7, वेरी गुड, जाएगा आपका 868 प्लस 68x। ठीक है, अब ये जो कॉमन निकलेगा ना यहाँ 68 ब्रैकेट में बचा आपका x प्लस वाई। ठीक है, तो ये आपको पता है x प्लस वाई जब हम लिखेंगे इक्वल्स टू में, तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 272 डिवाइडेड बाय 68। तो आपको पता है 68 4 टाइम्स में आपको ये देगा वैल्यू, तो दैट मींस x प्लस वाई की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई आपकी, 4 आ गई। तो ये बन गई आपकी नेक्स्ट इक्वेशन यार में 3 नंबर। ठीक है, दूसरा काम आपने क्या करना है, आपने इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। कैसे, देखो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2, या आप कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2। अगर हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 2 में से तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है,
सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज होता है, आप सभी को पता है ना। अब देखो यहाँ पर आपका आएगा 2 और यहाँ 52, ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा आपका 47 माइनस करेंगे आप 21 को, तो आपको मिलेगा 26 मिलेगा, देखिए ना एक बार चेक करना। वेरी नाइस, वो भी माइनस का मिलेगा, और यहाँ पर भी आएगा 26, देख लो प्लस का आएगा, ठीक है, इक्वल्स टू, ठीक है जी। तो ये बन गया आपकी इक्वेशन। तो क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखिए 26 जब कॉमन निकालेंगे आप तो आपको मिलेगा x माइनस वाई शुड बी इक्वल्स टू 52, तो दैट मीन्स x माइनस वाई कितना आ जाएगा आपका 52 डिवाइडेड बाय 26 कितना होता है बच्चे आपके पास 2 आता है। तो यानी कि x माइनस वाई हमारे कितना आ गया 2 आ गया। तो लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 2। बताओ कोई दिक्कत है ना, इजी। ओके, अगर आप इसको जो है लंबे मेथड से करेंगे कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसमें थोड़ा सा आपको ट्रिक लगानी पड़ती है, दोनों को ऐड करेंगे और दोनों को सप्लाई करेंगे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको दिखते हैं एग्जाम में तो ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन करवाने की जरूरत नहीं इस टाइप के, ठीक है। आपको एक बार बस एक समझ में आ जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग आप बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ओके, और जहां क्वेरी होगी फिर तो हम बैठेंगे आपके लिए ना। आपने क्या करना बेटा, ऐड कर दो क्वेश्चन नंबर 3 और 2 को आप ऐड कर दिए। एडिंग क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 वी गेट x प्लस वाई इक्वल्स टू आपका 4 था, और दूसरी क्वेश्चन है कि x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 था आपका। तो ये लग जाएगा आपका एलिमिनेशन मेथड, y से y कैंसिल, 2x हमारा आ जाएगा 6, तो दैट मींस x इक्वल्स टू जाएगा 6y2 दैट इज इक्वल्स टू 3। तो x की वैल्यू तो आ गई आपकी कितनी 3 आ गई, वेरी गुड। अब इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 3 में डालो या 2 में डालो, किसी में भी डाल दो, वहां से आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर आप 3 में पुट करेंगे तो यू विल गेट x प्लस वाई आपका 4 था, तो यहाँ पर आएगा 3 प्लस वाई आपका 4, तो डेट मीन्स वाई कितना होना चाहिए आपका, वाई होना चाहिए 4 माइनस 3, समझे। तो वाई आपका आएगा 1 आएगा, ओके ना। तो ये चीज आपके और स्टेप्स बेटा आप जो भी मेंशन करेंगे, जो जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ वो भी आप मेंशन करेंगे, ठीक है। सबट्रैक्ट करना है, कौन सी इक्वेशन को क्या करना है क्या नहीं करना, वो आप मेंशन करते जाएंगे। डन, दैट्स इट। क्लियर होगी बात यहाँ तक बच्चे, कोई क्वेरी नहीं, चले आगे बढ़े। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 को देखो बेटा क्या कह रहा है। ये कह रहा है आपको k की वैल्यू निकालनी है जिसमें कोई भी सॉल्यूशन ना हो, हैव नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन तो एक ही है बेटा, आपको पता ना, जिसमें a1 अपॉन में जो हमारा a2 होता है किसके बराबर नहीं बराबर होता है, b1 अपॉन में b2 के बराबर होता है, लेकिन c1 अपॉन में c2 के बराबर नहीं होता है, ठीक है, क्लियर है। अब आपने क्या करना है, जहां पर a1 है आपने लिख दिया पर k लिखना है, a2 की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा आप 12 लिखेंगे, b1 की जगह पे क्या आएगा आपका 3, और b2 की जगह पे आपका आएगा k नॉट इक्वल्स टू, c1 की जगह पे आएगा k माइनस 3 और c2 की जगह पे आपका आएगा k आएगा। तो पहले बेटा इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको पता जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो जाएगा k स्क्वायर बराबर में 36, तो इसका मतलब ये जो हमारा k आएगा दैट शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस 6 आना चाहिए, ठीक है, क्लियर नहीं। अगर हम लेते हैं बेटा k की वैल्यू को लेते हैं आप प्लस में लेते हैं पहले, तो हमारे पास आता है 6/12 यानी कि होगा 1/2 और ये होगा 3/6 1/2, ठीक है। अगर माइनस लेते हैं तो ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, k की वैल्यू आपकी दोनों आ गई, प्लस वाली भी आ गई और माइनस वाली भी आ गई, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर दूसरी कंडीशन से हम इसको सॉल्व करते हैं, जैसे कि देखा ना 3 अपॉन में जो k हमारा है दैट इज नॉट इक्वल्स टू k माइनस 3 के बराबर है। तो अगर हम देखें इसको तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने में आपको मिलेगा 3 के अपॉन में k नॉट इक्वल्स टू k माइनस 3, तो k से तो बेटा k कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपको मिलेगा जो k हमारा है शुड नॉट इक्वल्स टू प्लस 6 के इक्वल नहीं होना चाहिए। कैसे आप प्लस 6, देखो आपको पता है करके बता दो, यहाँ पर क्या बेटा आपका पास 3 है, 3 इज नॉट इक्वल्स टू k माइनस 3, यानी कि k शुड नॉट बी इक्वल्स टू k3 प्लस 3, यानी कि k जो है 6 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो उसका मतलब ये हो यहाँ पर जो 6 प्लस की जो वैल्यू वो नहीं लेंगे, तो देयरफॉर यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू हुई देयरफॉर इस कंडीशन के k शुड बी इक्वल्स टू कितना होना चाहिए आपका माइनस का 6 होना चाहिए, ठीक है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने।
तो ये इसका सॉल्यूशन है। परफेक्ट, गुड। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो ओके, देखिए स्टूडेंट्स, ओके ओके वेल, देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, उसमें बोला गया है हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है, जैसा कि अभी हम कोशिश करते हुए आ रहे हैं। और गिवन क्या बेटा, इन दोनों इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशन होते हैं, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो आपको याद रखना है कि इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस की जो कंडीशंस होती है वो ये होती है कि एक्स का कोएफिशिएंट का रेशियो और वाई के कोएफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म का रेशियो जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, अच्छा, अब वन बाय वन की वैल्यूज डालेंगे। देखो बेटा, एक्स साथ मल्टीप्लाई में क्या बेटा 1 है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आपका a माइनस बी है। ठीक है जी, और यहाँ पर b कितना बेटा आपका 2 है b1, और यहाँ पर कितना a प्लस बी है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इक्वल्स टू, यहाँ पर c की वैल्यू 1 है, वैसे तो उधर जाकर के जनरल फॉर्म के हिसाब से -1 हो जाती है, तो इसको हम सिंपली 1 भी ले सकते हैं, और ये भी माइनस में होती है तो उसका सिंपली हम उसको ऐसे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ओके, अब हमें क्या निकालना है, ए और बी की वैल्यू निकाल। तो बेटा यहाँ पर दो इक्वेशंस बनेंगे, पहले हम इन दोनों को एक साथ में लेते हैं, फिर इन दोनों को हम एक साथ लेंगे। तो पहले अगर हम इसको लेते हैं 1/a माइनस बी इक्वल्स टू 2/a प्लस बी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलता है यहाँ से a प्लस बी इक्वल्स टू 2a माइनस 2b। ठीक है, ओके, अब इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से a प्लस बी माइनस 2a प्लस 2b, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना है बेटा, 3b माइनस a इक्वल्स टू हमारा 0 आ जाएगा। तो डेट मीन्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a हमारा आ जाएगा कितना बेटा, 3b के बराबर आएगा। तो पहली कंडीशन तो बेटा ये आ गया, डन। अब दूसरी वाली कंडीशन को अगर हम सॉल्व करते हैं, यानी कि इसको लेके चलते हैं 2/में a प्लस बी इक्वल्स टू 1/a प्लस बी माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 2a प्लस 2b माइनस 4 इक्वल्स टू a प्लस बी। तो अगर 2a माइनस ए हो जाएगा आपका, प्लस में 2b माइनस बी हो जाएगा आपका, और यहाँ पर माइनस का 4 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो ये आपका a प्लस बी और 4 इक्वल्स टू में आपका इधर आ जाएगा, कोई डाउट नहीं बेटा। ठीक है, और अभी आपने देखा था बेटा a की वैल्यू कितनी है, 3b आपने निकाली थी, तो आपने जस्ट करना है क्या, इन प्लेस ऑफ a यू कैन पुट द वैल्यू 3b प्लस b इक्वल्स टू 4, that means 4b is equals to हो जाएगा 4, that means b equals to 4/4। 1 is the value of b। अब a की वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या करना है, इस वाली इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट कर दो, जस्ट आपने करने के 3 इंटू बी था, तो b की जगह पे 1 डाला, आपकी वैल्यू आ गई 3। तो कितना इजी क्वेश्चन था बताओ, था कुछ इसमें नहीं था ना। तो बस यही तो होता है बेटा, क्वेश्चंस होते हैं बहुत इजी। ठीक है, बस दिमाग का खेल है सब। ठीक है, समझ गए, जिसको आप डिफिकल्ट समझोगे वो आपको डिफिकल्ट लगेगा, जो आप समझोगे कि इजी है वो इजी ही होता है। ठीक है, तो उतना ज़्यादा सोचना नहीं है, फोकस करना है अपने गोल पर अपने। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्वेश्चंस कभी भी डिफिकल्ट नहीं होते हैं। डन, ठीक है, बस अपनी प्रैक्टिस करते रहिए और रिजल्ट आपको बहुत अच्छा आएगा, डोंट वरी फॉर इट। अब जैसे कि क्वेश्चन है, ठीक है, कई बार एग्जाम में देखने को मिल चुका है। ठीक है, इसमें बोला क्या गया है कि अगर हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है और ये एक रेक्टेंगल है, तो आपको पता होना चाहिए बेटा रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, ये दोनों आपस में इक्वल, और ये वाली साइड आपस में इक्वल होंगी। तो यहाँ से दो इक्वेशन मिल गई, फिर आपको ऐसे मेथड होगा एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, वहां से आप एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सिंस वी नो दैट अपोजिट साइड ऑफ, जो अपोजिट साइड्स होती है आपके रेक्टेंगल की, अपोजिट साइड्स of a rectangle are equal। अगर पैरेललोग्राम भी देते तब भी अपोजिट साइड इक्वल होती है ना पैरेललोग्राम की। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ जो हमारा x प्लस 3y हमारा है वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो 13 के इक्वल होना चाहिए। बताओ, फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड कंडीशन क्या है, 3x प्लस जो हमारी y है वो हमारा 7 के इक्वल होना चाहिए। क्या था बेटा क्वेश्चन, कुछ है नहीं ना। अब आप कर लेंगे इसको इजीली, करो फिर ट्राई करो। ठीक है, अगर हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक वेरिएबल की कोएफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा, चाहे वो आपका x हो चाहे वो आपका y। तो हम एक काम करते हैं, x कोएफिशिएंट को सेम करते हैं। यहाँ पर आपका 3 है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर मल्टीप्लाई, ये तो बेटा स्टेटमेंट तो आप लिख ही लोगे ना,
इसीलिए मैं बेटा मेंशन नहीं कर रहा था इसमें। 1/3, तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट, तो हमें यहाँ से मिलेगा क्या मिलेगा, देखो 3 से मल्टीप्लाई हो गया 3x हो जाएगा, प्लस में ये 9y हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना होता है बेटा, 33 39 होता है। तो ये बन गया आपकी इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब एक काम करो, इस इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 3, तो वी गेट, हमें क्या मिलता है, 3x प्लस वाई को हम माइनस कर देंगे तो साइन चेंज होगा सबसे पहले सबका, कैंसर। 9 माइनस 1 कितना होता है, 8 होता है, और 39 माइनस 7 कितना, 32 होता है। तो यानी कि y शुड बी इक्वल्स टू कितना होगा, 32 डिवाइड बाई 8, 4, ठीक है। तो यानी कि y हमारा आ गया कितना, 4, नो डाउट, दैट्स इट, ठीक है। अब जब y की वैल्यू इतनी आ गई है तो इस वैल्यू को आप जो है ना किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी, ठीक है। That's it. तो एक काम करिए, y के वैल्यू को पुट करते, पुट y इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस में 3 इंटू वाई की जगह पे 4 लिखा, इक्वल्स टू आपका 13 आया, तो ये हो गया x प्लस 12, तो यानी कि x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी 13 माइनस 12 इक्वल्स टू 1, तो x हमारा आ गया कितना, ठीक है बच्चा पार्टी। तो यहाँ से आपका सोल्यूशन कितना आ गया कि x की वैल्यू तो आपकी आ गई 1 और y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अगर आपको बैकग्राउंड में कोई नॉइज लगती है, ठीक है, तो उसको इग्नोर करेंगे आप, जैसा कि आपको पता ही बेटा ना, आपको जस्ट फोकस करना है, क्वेश्चंस पे फोकस करना है, ठीक है। क्वेश्चंस करिए और एग्जाम अच्छा देकर गए, ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ओके। बाकी बेटा जो है ना 15 क्वेश्चंस के बाद के मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं। देखिए हमें बोला कि बेटा सॉल्यूशन निकालने हैं इन इक्वेशंस के, ओके, और उसके बाद हमें लैम्डा की वैल्यू भी निकालनी है। तो पहले हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि होता है क्या ना बेटा, इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने इसलिए डाले हैं क्योंकि फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चंस में भी काफी डिफिकल्टीज होती है, ठीक है। या फिर नीचे रूट की फॉर्म में दे देते हैं, एक्स अपॉन में √3 इस तरीके से, तो वो भी आपके होते हैं। तो पहले एक काम करो बेटा, इसको लिखते हैं हम एक्स अपॉन में जो 10 हमारा है प्लस वाई अपॉन में 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है। तो पहले इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं, टेक द एलसीएम। जब आप एलसीएम लेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर में आपका आएगा 10 आएगा, यहाँ पर आपका आएगा एक्स का एक्स रहेगा, यहाँ पर आएगा 2y, और यहाँ आएगा माइनस का 10 इक्वल्स टू 0। जब आप इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपको मिलेगा x प्लस 2y, देखो बेटा 10 नीचे डिवाइड में तो जाके 0 हो जाएगा, और 10 यहाँ माइनस में जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये बन गई हमारी न्यू इक्वेशन, उसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर, ठीक है। सिमिलरली जो आपकी नेक्स्ट इक्वेशन है x अपॉन में 8 प्लस में y अपॉन 6 इक्वल्स टू 15 वाली, इसको भी हम ऐसे कर सकते हैं, कैसे, देखो यहाँ पर बेटा आपको पता है 8 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 24, ठीक है। तो 3 टाइम्स में 24 होता है और ये 4 टाइम्स में 24 होता है, ठीक। तो ये बन जाएगा हमारा 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 15 इंटू 24, कर लो सॉल्व इसको। 360 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके आगे सेकंड इक्वेशन, देख लो बेटा, चेक कर लो, कर लिया चेक, अब आप कौन सा मेथड लगाना चाहते हैं, मुझे तो बेटा एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं यहाँ पर, ठीक, या सब्स्टिट्यूशन लगा, सब्स्टिट्यूशन लगा लो। तो यहाँ पर बेटर क्या बेटा, एलिमिनेशन लगाते हैं। यहाँ पर देखो 4 है y की जगह, y का कोएफिशिएंट यहाँ पर 2 है, या तो फिर इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, या फिर 3 से कर दो x के लिए। तो एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मिलेगा 2x प्लस 4y 4y इक्वल्स टू 20, ठीक है। तो ये हमारी नई इक्वेशन आ गई 3। अब एक काम करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 2 में से 3 को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है, स्टेटमेंट आप मेंशन कर देना बेटा, 360 माइनस 20 होगा आपका 340, 4y से 4y कैंसिल, ये आ गया आपका x। तो बेटा x की वैल्यू जब 340 आ रही है तो कुछ तो गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने, यहाँ पर चेक कर लेते हैं एक बार आपका, ये इक्वेशन ठीक है हमारी,
आपका था एक्स अपॉन में 8 प्लस वाई अपॉन में 6। ओके, तो चेक करते हैं कितना हमारे पास। अ, ठीक है, वाई 24। ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम। ओके डन। तो एक्स की वैल्यू बेटा 340 है यार यहाँ पर। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, अब इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से एक्स की वैल्यू 340 है, प्लस आपका 2y है, बराबर में 10 आपका आ रहा है। तो जाएगा आपको 2y इक्वल्स टू 10 माइनस 340। तो जाएगा आपका 2y इक्वल्स टू जाएगा आपको माइनस 330। दैट मीन्स y इक्वल्स टू हमारे को जाएगा माइनस 330 डिवाइडेड बाई 2। तो आपको आ रहा है 165। तो y की वैल्यू हमारी आ रही है -165। ठीक है, तो ये आंसर आपका आ रहा है। चेक भी कर सकते हैं बेटा इसमें। x की वैल्यू को यहाँ डाल के देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन कितना है। 340 अपॉन में 10 प्लस में आपका -165 अपॉन में 5 कोस्ट में 1 आना चाहिए। ठीक है, चेक करते होगा 34 33। हाँ ठीक आ रहा है। तो इसका मतलब जो हमने सॉल्यूशन निकाला बिल्कुल ठीक है। एक्स की वैल्यू आपको 340 आ रही है और वाई की वैल्यू आपकी -165 आपके आ रही है। ठीक है, तो बेटा जो बाकी क्वेश्चन रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, ठीक है, सो दैट कि वीडियो लेंथी ना हो। तो अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप वेट कीजिए बेटा, पेशेंस रखिए, सारी वीडियोस में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, काफ़ी बच्चे कहते हैं कि सिर्फ साइंस के एनसीईआरटी क्वेश्चंस की भी एक्सप्लेनेशन लेके आइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी। तो देखते हैं बेटा, जल्द ही प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा मैं। ओके, तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेटा वीडियो को शेयर कीजिए, तो दैट सभी को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, देखो बेटा एक चीज़ और रह गई इसमें, हमने यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू भी निकालनी बेटा। ये तो मैंने आपको पूरी बातचीत करवा करके बता दिया। लैम्डा तो हमने निकालना भूल गए यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, जहाँ पर बेटा वाई है, इन प्लेस ऑफ वाई आप पुट कर सकते हैं बेटा -165। ठीक है, और लैम्डा तो लैम्डा रहेगा और एक्स का आपका 340 आएगा प्लस। तो इसको आप लिखेंगे तो ये आपके पास ऐसे कॉन्सेप्ट आएगा। ये हो जाएगा आपके पास -165, और ये जो 5 इधर आ रहा है इधर जाके क्या होगा माइनस इंटू में 340 मल्टीप्लाई में लैम्डा। तो ये आपका माइनस का 170 अपॉन में 340 आएगा। ठीक है, जीरो जीरो कैंसिल हो गया, और ये है आपका -1 अपॉन में 2 जो है आपकी वैल्यू हो जाएगी लैम्डा की। तो ये आपका आंसर आएगा फाइनल। ठीक है, तो ये तो हम निकालना भूल गए थे। ओके, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो मुझे जरूर बताएं। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।